नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कांग्रेस का पाक प्रेम उस पर भारी पड़ रहा है। पहलगाम हमले पर दिए नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बोल पर उठा है सियासी बवाल। बताएंगे विस्तार से क्या है ये खबर और करेंगे इस पर चर्चा कि क्यों पाकिस्तान को कांग्रेस दे रही है क्लीन चिट। साथ ही सनातन धर्म को लेकर आज एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आह्वाड के विवादित बोल की भी खबर पर करेंगे चर्चा। और साथ ही खबर होगी बिहार से, जहां तेजस्वी यादव से पूछ रहा है चुनाव आयोग कि उनके पास कैसे आए 2 एपिक नंबर। तमाम अन्य खबरें होंगी दिन के आपके सामने, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले पर उठाया सवाल। पाकिस्तान को दी क्लीन चिट। भाजपा ने पूछे तीखे सवाल। आखिर कांग्रेस से क्यों नहीं देखा जा रहा पाकिस्तान का दुख। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आह्वाड के सनातन धर्म को लेकर विवादित बोल। भाजपा ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। शिवसेना ने भी उठाए कड़े सवाल। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किल। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। भाजपा ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ बताई सुनियोजित साजिश। पूछा 2-2 एपिक नंबर कैसे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भावनगर से अयोध्या के लिए नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा राज्य में 87 नए स्टेशनों का किया जा रहा है निर्माण। तेजी से आगे बढ़ रही है बुलेट ट्रेन परियोजना। और पहाड़ से मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। ऊना में बारिश ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। यूपी और बिहार में बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी ने राहत और बचाव कार्य के लिए 11 टीमों का किया गठन। स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमला, जिसे लेकर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपना अलग ही राग अलापते नजर आ रहे हैं। हमेशा अपने पाकिस्तान प्रेम और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसमें वे पाकिस्तान को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो यह सवाल भी उठाया कि एक पाकिस्तानी राजनेता ने क्यों कहा था कि हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। वैसे सवाल तो यह भी उठता है कि क्यों कांग्रेस आला कमान की ओर से इस मसले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मणिशंकर अय्यर के विवादित बोल। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया सवाल। पाकिस्तान को दे दिया क्लीन चिट। देश अभी भी पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों से उबर भी नहीं पाया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर सियासत गरमा दी है। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है।
ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ी रहने की बात करने वाली कांग्रेस के नेता अब पाकिस्तान की पैरवी में लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें आज का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ लिखा है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी का नमाज जनाजा पीओके में पढ़ा गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सवाल पूछा कि आखिर क्यों पाकिस्तान का दुख कांग्रेस से देखा नहीं जाता। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाज जनाजा उसके गांव में पीओके में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे, LET के कमांडर भी आए थे। मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता, चाहे मणिशंकर अय्यर हों या चिदंबरम हों, वो कभी पाकिस्तान के मीडिया और पाक सेना की भाषा बोलते? पाकिस्तान सेना का दुख सहन नहीं हो रहा है। आखिर क्या रिश्ता है पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में? इस रिश्ते को देश क्या नाम दे? जहां एक और भारत दुनिया को पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क का चेहरा दिखा रही है, तो वहीं मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने का हमारे पास सबूत नहीं है। ये शहीदों की कुर्बानी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने जैसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीतिक बयानबाजियां आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जाहिर है कि सवाल तो हर ओर से उठ रहे हैं और इसीलिए हमने आज उठाया है ये चर्चा का मुद्दा, जिसमें हमारा आज का विशेष कहता है मणिशंकर अय्यर का पाक प्रेम। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि मिश्रा, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, लेकिन कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शेखर अय्यर जी भी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और दोनों का स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहले ऋषि जी, बात आप ही से, सवाल आप ही से पूछना चाहूंगी। दरअसल राजनीतिक बयानबाजी अपनी एक तरफ है, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से उनकी बात को सामने रखें तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये बात कही गई है कि TRF ने 2 बार इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने हमले की लोकेशन भी शेयर की है और TRF सब जानते हैं कि ये प्रॉक्सी गुट है लश्कर तैयबा का, जो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का एक आतंकी गुट है। इसके बाद शक शुबा कहां रह जाता है? मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, क्या कांग्रेस उससे तारुफ रखती है? हेलो, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आवाज कम है, जानती हैं। और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता किसी भी पार्टी में हो तो उस पार्टी को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। मणिशंकर अय्यर ने कई बार पार्टी को ऐसी स्थिति में डाला जिससे पार्टी को राजनीतिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि आप जानती हैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ है। और जब ये घटना हुई तो पूरा देश, पूरा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सरकार के साथ खड़ी थी और सरकार ने जो एक्शन लिया उसके साथ 40 करोड़ देशवासी के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और शशि थरूर के बयान ऑफिशियल बयान कभी नहीं हो सकते हैं। जी ऋषि जी, यहाँ पर अगर हम मणिशंकर अय्यर की बात को सामने रखें तो ये यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है ना कि पहले भी हम देख चुके हैं, वैसे मणिशंकर अय्यर की वजह से कांग्रेस को कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। कांग्रेस ने उनको यहाँ तक कि मेंबरशिप से भी हटा दिया, तमाम कदम भी उठाए गए, हर बार माफी मांगते नजर आते हैं मणिशंकर अय्यर। लेकिन इस सब के बावजूद ये बयान जब मणिशंकर अय्यर की ओर से ही आया है तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस मूक है इस पर? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए, जल्द से जल्द स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के संप्रभुता एकता का मसला है। और हिंदुस्तान में जो भी आतंकवादी घटना होती है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए ऐसे बयानों से मणिशंकर अय्यर या कांग्रेस के किसी भी नेता को या विपक्ष के किसी भी नेता को बचना चाहिए, खासकर जो देश का मामला हो, देश की इंटीग्रिटी का मामला हो, देश के संप्रभुता का मामला हो, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी
जी, तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि कांग्रेस आलाकमान जरूर आप जैसे राजनीतिक विश्लेषकों की बात पर गौर करेगा जो कांग्रेस समर्थक है, लेकिन फिर भी ये बात मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। ऐसे में हमारे साथ अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, आपके पास आऊं उससे पहले रुख करना चाहूंगी रोहन गुप्ता जी का, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका। रोहन जी, ये जो आज बयान मणिशंकर अय्यर की ओर से आया है, इस बयान को लेकर ये बात सवाल हम भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्यों चुप है। कांग्रेस पहले भी उनके बयान से किनारा करती आ रही है, कांग्रेस पहले भी इस बात को लेकर मणिशंकर अय्यर खुद माफी मांगते आ रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद आज कांग्रेस चुप है, हालांकि बीजेपी की ओर से हमले किए जा रहे हैं लगातार। देखिए, ये सिंपल कोई व्यक्तिगत इशू नहीं। इसके पहले आपने देखा कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है। चिदम्बरम ने भी क्लीन चिट दी। कई नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की प्रमोद तिवारी ने दूसरे दिन कहा। तो ये मुझे लगता है कि ये साजिश है। कहीं ना कहीं आज सरकार का विरोध करते करते विपक्ष इतनी हद तक गिर गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा मिल रहा है। उनके सवाल देख लीजिए, पाकिस्तान के सवाल देख लीजिए, उनकी चैनलों पे ये लोग अभी लीडर बन के घूम रहे हैं, उसके सुपरस्टार हो चुके हैं। तो ये कोई सिंपल बात नहीं है, कोई गलती की बात नहीं। पूरा देश जानता है कि जो चीज गलत है वो गलत है। आज ऑपरेशन महादेव में क्लियर कट हुआ कि जो आतंकवादी मरे पाकिस्तानी थे, उनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड भी मिला। उसके बाद भी इस प्रकार के सवाल पूछना, क्या आपको लगता है ये सब सीजन लीडर हैं? ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, सालों से राजनीति का एक्सपीरियंस है। उनके मुंह से अगर पाकिस्तान प्रेम की बात आती है, कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा पर सवाल करती है, ये मुझे कोई सहयोग नहीं लग रहा है। ये मुझे लगता है देश के साथ में विपक्ष का प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग है। देश की जनता इस प्रकार के प्रयोग को कभी भी सहन नहीं करेगी। इसका करारा जवाब देगी। जी, शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जहां पूरा देश नहीं पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे मुद्दों पर इस तरह के बयानों को क्या राजनीतिक आईने से ही देखा जाना चाहिए? बिल्कुल ममता जी, देखिए, केवल मणिशंकर अय्यर नहीं है, वो तो अभी कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं वो पार्टी से भी जुड़े हुए नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बात क्या है कि पहलगाम के अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों पर जो कांग्रेस नेताओं की तरफ जो बयानबाजी हुई है, उसपे से उसका ज़्यादा पब्लिसिटी पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान सरकार ने दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या बर्बादी होगी तो अलग बात है, लेकिन देश को जो नुकसान पहुंच रहा है ये सबसे बड़ी चीज़ है। कांग्रेस जो मर्जी कह सकती है किसी विषय पर, लेकिन ऐसे चीज़ों पर मणिशंकर अय्यर स्वयं एक डिप्लोमेट रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे काम किए, एक मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल। और वो स्वयं जानते हैं कि ये आतंकवाद को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत कितना इस पे डैमेज हुआ है, कितने लाइफ्स इस पे लॉस्ट हुए। तो ये सब जानते हुए भी इस तरह की बयानबाजी करके भाई सबूत दिखाओ, कोई मान नहीं रहा है। कौन नहीं मान रहा है? आप नहीं मान रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा 2 दिन जो दोनों सदनों में जो बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सरकार की तरफ से जिस तरह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूरा डिटेल करके बताया कि क्या क्या हुआ। 3 देश को छोड़ के सब मानते हैं कि ये जो आतंकवाद जो है, जो पाकिस्तान से जो ये दिया जा रहा है, वो आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। 3 देश छोड़ के ये जयशंकर की स्टेटमेंट अभी जो बहस में उन्होंने दोनों सदन में बताया कि किस तरह भारत क्या कोशिश की, जो डेलीगेशंस गए वो किस तरह उनको उनकी जो इंटरेक्शंस क्या रही, उसके बाद सरकारों ने कैसा किया। और लेकिन इस पर जो पॉइंट आ रही है, देखिए, जैसे आप उनकी नेता विपक्ष को ले लीजिए, राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है सदन के अंदर सदन के बाहर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो समस्या को, जो सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे, या इतने ये चुके हैं कि अपने मोदी विरोध में, सरकार विरोध में कुछ भी बोलने को तैयार है, उसमें भारत को नुकसान हो या ना हो उनकी कोई परवाह नहीं है। यानी बात वहीं आ जाती है कि राजनीति के लिए आप कुछ भी बोलने को तैयार हैं, लेकिन ऋषि जी, जब राजनीति के लिए बयान दिए जाते हैं तो बयान भी तो तथ्यों पर, जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ ऋषि जी, बयान भी तो तथ्यों पर होने चाहिए। आज ये बात कही मणिशंकर अय्यर ने कि 33 देशों में हमारे प्रतिनिधिमंडल गए और किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जबकि मेरे को लगता है कि संसद में जो बयान विदेश मंत्री ने दिया है, हमारे देश के मंत्री, विदेश मंत्री ने दिया है, क्या विपक्ष को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जहां वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 3 देशों को छोड़कर बाकी सभी देश भारत के साथ खड़े हैं? देखिए, मणिशंकर अय्यर के बयान पे शायद ही कोई स्टैंड करेगा या शायद ही कोई सपोर्ट करेगा,
लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जिन 33 देशों में हमारे देश के प्रतिनिधि गए, वहां के मीडिया में हिंदुस्तान के प्रति क्या रिस्पॉन्स था? तो पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया जा रहा है, वहां के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका क्या अप्रोच था? आप बता दीजिए, जो भाजपा के प्रवक्ता है हमको बता दे, इन जिन 33 देशों में गए हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष का पहलगाम और पाकिस्तान को लेकर क्या बयान है? सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, सेना के नीति पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार के रणनीति पे सवाल है, और सरकार मतलब हिंदुस्तान नहीं होता है। यदि सरकार किसी भी मसले पर असफल होगा तो विपक्ष और विपक्ष क्या तमाम पत्रकार 140 करोड़ देशवासियों का हक है अपने सरकार से सवाल करने का, क्योंकि हमने सरकार को चुना है, और सरकार का मतलब हिंदुस्तान और सरकार का मतलब भारत नहीं होता है। आप सरकार अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आप बताइए, ट्रंप वाले इशू में सरकार का क्या स्टैंड है? ट्रंप कौन होता है? हमारे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है और समझौता कराने वाला सबसे पहला ट्वीट किसका आया था? ट्रंप का आया था। तो ट्रंप, लेकिन उसमें भी दूसरे देश का राष्ट्रपति कुछ बोल रहा है, तो सरकार भी तो यही कह रही है। नाम लेकर बयान क्यों नहीं दिया? ऋषि जी, आपने बात तो सही उठाई है, लेकिन सवाल वही उठता है कि दूसरे देश का राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं, उसको छोड़कर आप अपने देश के मंत्रियों पर, सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे, जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन यहाँ पे मैं रोहन जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी, अपने अपनी बात रखी, रोहन जी के पास जाना चाहूंगी। एक सेकेंड जी। ना मैं कपिल मिश्रा हूं, ना मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को गाली दूंगा और भाजपा जो है उसको सम्मानित करेगी। मैं प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जिस प्रकार से पार्टिकुलर रूप से ट्रंप का नाम नहीं लिए, इससे कहीं न कहीं संदेह खड़ा होता है। प्रधानमंत्री को ट्रंप को करारा तमाचा मारना चाहिए था कि तुम सबसे बड़े लायर हो, झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस चाहती है उन शब्दों में बात की जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। सरकार ने अपनी तरफ से ये जो स्पष्ट किया कि मध्यस्थता नहीं की तो नहीं की, उसमें किसी का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इसे तथ्य नहीं बदलते। लेकिन मैं रोहन जी से जवाब लेना चाहूंगी। रोहन जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर सरकार पर हमलावर है कांग्रेस? रोहन जी, कांग्रेस जिस प्रकार से हमले की बात है, उनके पास कोई इशू बचा नहीं। आज हर रोज उन्होंने गोल पोस्ट चेंज की। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पहले बोला हमला कब होगा, वो होने के बाद में सवाल उठाना चालू किया। सारे जवाब मिल गए तो बोला कि हमारे कितने एयरप्लेन क्रैश हुए। उसका जवाब मिल गया तो बोले वो आतंकवादी कहाँ है। उसका आतंकवादी मरे हुए मिल गए तो बोले पाकिस्तानी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली कहा कि विश्व के किसी की नेता के दबाव में हमने ये निर्णय नहीं लिया। डीजीएमओ, हमारे देश के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात करी कि उनका हमारे पास फोन आया। उसके बाद भी अगर इनको गोल पोस्ट चेंज करके राजनीति करनी है तो मुझे ये लगता है कि देश की जनता माफ करेगी। आपने तय ही कर लिया है कि आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, आपको सवाल ही पूछना है, तो उसका जवाब नहीं हो सकता है। आज देश के अर्थतंत्र को डेड बोलना आज आया है। आईएमएफ ने हमारे प्रोजेक्शंस को इंक्रीज किया। जो यूएस जो रेट हो रहा है उससे 4 गुना रेट से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसको डेड बोलना और फिर ट्रंप के साथ में खड़ा रहना, क्या ये देश के खिलाफी की बात नहीं है? आप विरोध कीजिए सरकार का। ये मुद्दा अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग मुद्दा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पर बात, अगर हम पहलगाम हमले की बात कर रहे हैं और उसको लेकर जो बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के फेवर में बोलते नजर आए मणिशंकर अय्यर, सवाल तो खड़े होते हैं। ऋषि जी, वक्त थोड़ा कम है, संक्षेप में अपनी बात रखें। देखिए, मैंने सवाल किया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। 33 देशों में हमारे प्रतिनिधि गए, किसी भी देश के एक मंत्री का, राष्ट्राध्यक्ष का बात छोड़ दीजिए, किसी मंत्री का एक बयान बता दीजिए जो हिंदुस्तान के फेवर में हो। अब बता दीजिए अब हमें, या पाकिस्तान की खिंचाई किया हो। इस मसले पर भी ये संसद में इस मसले पर भी रखे गए हैं तथ्य, इस मसले पर भी रखे गए हैं तथ्य, क्योंकि जो सरकारें जहां प्रतिनिधिमंडल गए हैं वहां पर हमें अपने संदेश को पहुंचाना था उन देशों तक कि हमने जो एक्शन लिया वो एक्शन किन मायनों में सही है। ये एक अलग चर्चा हो जाती है। लेकिन ऋषि जी, आपसे अनुरोध करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। मैं दोनों मेहमानों से भी अनुरोध करती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। एक और विषय पर जाएंगे जिस पर वापस आकर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे खबर सनातन पर बिगड़े बोल, जिस पर करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ। दम आलू कैसे बनाए और
दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ। आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। तरह से मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप। आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. सनातन पर विपक्ष के द्वारा वक्त वक्त पर ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं जो इन्हें सनातन विरोधियों की कतार में खड़ा कर देते हैं। इस बार फिर ऐसा ही बयान सामने आया है जो एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने दिया है और उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया है, ये कोई धर्म नहीं है और इसे लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया है, यह कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता। आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत। ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा, खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती गोबर शेण गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत आणि त्यांच्यामुळे बदनाम झालेल्या हिंदू धर्माच्या। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने एनसीपी नेता के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। साथ ही शरद पवार और सुप्रिया सुले से सवाल दागा कि क्या ये पार्टी की लाइन है। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने सनातन के खिलाफ बोलने को विपक्ष का ट्रेंड बताते हुए जितेंद्र आव्हाड से ही पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है। He's saying that the Sanatan Dharma is perverted ideology distinct from Hindu Dharma.
I think that shows you his lack of education, and he is responsible for caste oppression and social exclusion by making these kind of preposterous comments. अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे? क्या श्रीमान अवार्ड ये जानते नहीं? भली बात ही जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है? भाजपा नेता राज पुरोहित ने जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि आव्हाड ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 हिंदू आरोपियों के बरी होने पर कोई बयान क्यों नहीं दिया और ना ही छांगुर जैसे मुद्दों पर बोले। पुरोहित ने ऐसे बयान को इस्लामिक फोबिया का परिणाम बताते हुए कहा कि आव्हाड कथित तौर पर मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं। छांगुर बाबा के बारे में क्यों नहीं बोलते? मालेगांव केस में 17 साल तक आदरणीय साध्वी प्रज्ञा को प्रत्येक ने मारा गया, बेल्टों से मारा गया। क्या करने के लिए? अपना एजेंडा सेट करने के लिए। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी गृहनगर भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ समर्थकों ने उन्हें सम्मानित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह पर तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सनातन को लेकर विपक्ष लगातार कई बार बयान दे चुका है, जिसके बाद अब एक और बयान सामने आया है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी, भाजपा के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। साथ में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता विद्या चवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस समर्थक हैं ऋषि जी, वो भी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत विद्या चवन जी आपके साथ करना चाहूंगी। विद्या जी, अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो बयान आज आया है जितेंद्र आव्हाड का, इस बयान को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या एनसीपी इस बयान से सहमत है? क्योंकि दरअसल आपकी पार्टी की ओर से, शरद पवार की ओर से, किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई विरोध नहीं आया। तो क्या हम ये मान के चले कि जो जितेंद्र आव्हाड ने कहा पार्टी की लाइन है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितेंद्र आव्हाड ने जो बात की उसको सिर्फ आपने एक टुकड़ा दिखाया है कि वो सनातन धर्म के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, मैं भी हिंदू धर्मीय हूँ, ये आप नहीं बताते। तो पार्टी की लाइन यही है कि चाहे सर्वधर्म समभाव मानने वाला जो इस देश का संविधान है वही हम लोग मानते हैं। हम लोग इस देश के हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना नहीं चाहते, और हिंदू धर्म के नाम पर भाजपा जो हमेशा ये काम कर रही है कि अपने वोट बटोरने का काम कर रही है, वो अभी बंद करो। आप सत्ता में 11 साल से हो, आप लोगों के प्रश्न के ऊपर देखो ना। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की लाइन है हमेशा, और शरद पवार साहब भी यही मानते हैं। और हम लोग कभी किसी का धर्म जाति वाद करो प्रोत्साहन देना नहीं चाहते। हमारे महाराष्ट्र में, पूरे देश में किसानों के जो प्रश्न है उसके बारे में हम काम करते हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इसके बारे में हम लोग कहना चाहते हैं। लेकिन लोगों का जो प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है महंगाई और बेरोजगारी, जो मोदी सरकार, जो पहले 2014 के पहले जो मोदी साहब के अगर भाषण सुनेंगे तो उसमें ये कहा गया था कि मैं सत्ता में आने के बाद महंगाई कमी करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब रहे। ऐसे में विद्या जी, आपने सही कहा, आपने सारी बात अपनी सही रखी। लोगों का वोट, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये ठीक है, आपने अपने, ठीक है विद्या जी, मेरा सवाल, चाइना एनसी को बताना चाहती हूँ कि वो बोलती है कि मेरा सवाल ले नहीं है, वो डॉक्टरेट है, और जितेंद्र आव्हाड जैसा अभ्यासु इंसान को। विद्या जी, आपने अपनी बात रखी। अब मेरा एक और सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने तमाम मुद्दे गिनाए हैं, विपक्ष में होने के नाते जाहिर है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार से सवाल पूछें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करें, वो सब एक तरफ। लेकिन सनातन को इस तरीके से गाली देना, सनातन के विरुद्ध आवाज उठाना, सनातन के विरुद्ध बातें कहना कि उसने देश को बर्बाद कर दिया है, जबकि सनातन वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कब सनातन ने ये बात कहा?
अगर आप ये बात ही रख रही हैं तो आप ये भी जानती होंगी सनातन ने कब हिंदू और मुस्लिमों के बीच का भेदभाव रखा? जो बात आपने कही मैं उसी को आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्या आपकी सोच सही नहीं है जिसकी वजह से बयान आ रहे हैं? चलिए ये सवाल मैं रोहन जी के पास लेके जाना चाहूंगी। रोहन जी, भाजपा ने आज बहुत हमला किया है, बहुत सवाल भी पूछे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला भाजपा को। देखिए ममता जी, अभी इन्होंने कहा कि जनता के सवालों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपको किसने लाइसेंस दे दिया सनातन के बारे में सवाल उठाने का? क्या भाजपा ने बोला आपके नेता को कि आप सनातन का अपमान कीजिए? जब सनातन का अपमान रहेगा तो किसी को तो बोलना पड़ेगा और भाजपा की जिम्मेदारी है। किसी ने उनमें मुंह में हाथ डाल के नहीं कहा कि आप सनातन के बारे में बोलिए। आप जब सनातन का अपमान करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। और ये ममता जी, मैं नहीं मानता हूं कि कोई सहयोग है, ये प्रयोग है इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा। आपने पहले भी देखा होगा कि डीएमके के नेता भी जब सनातन का अपमान किया तब भी कांग्रेस पार्टी चुप रही। और सुबह से हमने सवाल पूछा था एनसीपी के नेताओं को कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या इनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का बयान है? अगर अभी तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है तो हमको समझना पड़ेगा कि यही इनकी विचारधारा है कि किसी भी प्रकार से सनातन को डाउन करो। इनसे सहन नहीं होता है जिस प्रकार से सनातन का व्याप बढ़ रहा है या सनातन का एक रिस्पेक्ट है। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया, आप अपनी बात करिए, अपनी विचारधारा की बात करिए, सरकार पे हमले करिए, पर उस प्रक्रिया में आपको सनातन पे सवाल उठा के अपनी राजनीतिक जो तुष्टीकरण है उसको सेटिस्फाई करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति है ममता जी, शोषिता जी, साजिश है। इनको खुश करना है अपनी वोट बैंक को सनातन का अपमान करके। भाजपा ये सहन नहीं होने देगी और एनसीपी को जवाब देना पड़ेगा कि व्यक्तिगत बयान है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन यहाँ पर ऋषि जी आपसे भी सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस की चुप्पी भी हर बार खलती है। क्योंकि जब स्टालिन ने ये बात कही थी कि सनातन डेंगू मलेरिया ऐसे शब्द सनातन के लिए प्रयोग किए थे, तब भी कांग्रेस चुप रही थी। जो सेलेक्टिवली म्यूट बटन दबा देती है कांग्रेस, जनता देख रही है, लेकिन इसको लेकर चुप्पी क्यों? ममता जी, बिल्कुल कहा आपने, सही कहा कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए आदमी को। जब एनडीए की तरफ से बिहार विधानसभा में सावन के मौसम में सोमवारी के दिन मटन में परोसा जा रहा था और जब इनके विधायक बड़ा चाव से खा रहे थे तो उस समय भी लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए बीजेपी हेडक्वार्टर से कि कैसे शरणार्थियों का अपमान भाजपा वाले करते हैं। नहीं, लेकिन बात तो वही हो गई आपकी। कांग्रेस कहती है कि सनातन बीजेपी की बनौती तो है नहीं, सनातन सबका है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, बिहार विधानसभा में एनडीए की बैठक होती है और तमाम विधायकों के लिए सावन में, वो भी सोमवारी के दिन मटन परोसा जाता है। रोहन जी बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत तेजतर प्रवक्ता है, तथ्यों से अवगत होंगे। जहां तक विधायक जितेंद्र की बात है, या राम कदम का आप बयान दिखा रहे हैं, राम के कदम तो उस लायक भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे आप जो नहीं, आप एक घटना से इसने बड़े मुद्दे को जोड़ नहीं सकते हैं ऋषि जी। यहाँ बात, अगर मैं ये सवाल उठा रही हूँ आपसे कि कुछ भी हो जाए लेकिन इससे लाइसेंस नहीं मिल जाता है ना कांग्रेस के तमाम विपक्षी दलों को कि वो सनातन के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। जब ममता जी हम सनातनी होंगे तो उसके प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेंगे ना, रीति रिवाज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? कि एक तरफ कहेंगे हम सनातनी हैं, दूसरी तरफ मटन खाएंगे, पर्दे के पीछे मटन खाएंगे। चलिए आपके सवाल को, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। शेखर जी, आपके पास आना चाहूंगी इस बात को लेकर। जो बात सनातन धर्म को लेकर कही जा रही है, आज नहीं कही गई है, पहले भी कही जाती रही है ये बातें, मात्र ये बयान है या फिर विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है जिसकी वजह से ये सनातन को टारगेट करते आ रहे हैं? ममता जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जितेंद्र जी का अगर निशान पर बीजेपी है, सरकार की नीति है, तो डायरेक्टली सरकार पर बोलते हैं। इसमें सनातन धर्म पे बोलने की क्या जरूरत है? और ये कहना हिंदू धर्म अलग है, सनातन अलग है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाषा की जो ये करके, मतलब जो वर्ड प्ले है, इसमें निशान क्या है? निशान सनातन धर्म पे भाषा का है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नीति के खिलाफ बोल रहा है तो डायरेक्ट बोलिए। यहाँ पे बार बार सनातन धर्म को लेकर कहना, वो भी मालेगांव ब्लास्ट जैसे जो अभी जो वर्डिक्ट आया जिसमें, और उसके बाद उससे पहले जो ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जिसमें 180 से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें भी सब लोग छूट हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है उस वर्डिक्ट पे। तो इसके ये में देखिए, दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ, आज नेशनल मतलब जो एनसीपी शरद पवार पार्टी को सामने बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि पिछले महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में जिस तरह प्रदर्शन रहा
उसके बाद से ही उस पार्टी का पहचान क्या रहेगा, आगे फ्यूचर क्या रहेगा, इस पर काफी सवाल है। मुझे लगता है कि जितेंद्र जैसे नेता सोच रहे हैं कि इस तरह बयानबाजी करके अपने ऊपर फोकस लाके एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा करके एनसीपी के लिए कुछ बड़ा, मतलब इसके लिए कोई भूमिका बन जाएगी। मुझे नहीं लगता ये सही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि बार बार अगर आप सनातन धर्म के को आप इस पे लपेट रहे हैं जो कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, कोई धर्म की बात नहीं, यहाँ तो राजनीति की बात है। सीधा राजनीति मुद्दे उठाइए, जो राजनीतिक नेता के खिलाफ है उनके बारे में बताइए। मुझे नहीं लगता ये कोई ये इससे बैकफायर हो सकता है। देखिए, ज्यादातर मुझे लगता है ये इस तरह की जो बयानबाजी है, ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर बैकफायर होगा। ये कल शरद पवार स्वयं कह देंगे भाई इस तरह की बयानबाजी में हम इसको ये नहीं करते, मानते नहीं है। जाहिर है कि ये राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें तो इसका बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन विद्या जी, एक सवाल ये तो बनता ही है कि हमने आपसे सवाल तो सीधा किया था लेकिन आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या जितेंद्र आह्वाड के बयान की आड़ में जितेंद्र जी को बचाव करती नजर आ रही है एनसीपी, जिस तरीके से आपने बोला? क्या जितेंद्र आह्वाड के बयान के आड़ में आप बीजेपी पर हमलावर होना चाहते हैं? तो सवाल तो वही उठता है कि फिर सनातन को ही एक हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल करना? हमने देखा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उनका भी, अशोक चव्हाण जी का भी ये बयान सामने आया था, पृथ्वीराज चव्हाण का भी ये बयान सामने आया था, जिसमें वो कहते हैं इसको सनातनी आतंकवाद बोलना चाहिए, हिंदू आतंकवाद बोलना चाहिए, भगवा वर्ड ना यूज करो। इन शब्दों की आड़ में राजनीति करके क्या हासिल करना चाहता है विपक्ष? एनसीपी के नेता के बयान के ही परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछ रही हूँ। विद्या जी, मुझे जरा बोलने दीजिए, क्योंकि क्या है ये सब सवाल कब उठे? जब मालेगांव के हमला का नतीजा कोर्ट से आया तब, उसके बाद ये बयान हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की एक थोर संतों की परंपरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा को राज्याभिषेक करने के लिए भी उस वक्त विरोध हुआ था। संतों को, संत ज्ञानेश्वर जो ब्राह्मण समाज से थे उनको भी समाज के बाहर कर दिया था। हमारा कहना यह है कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो सर्वधर्म समभाव मानता है और हम लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन भाजपा का जो धर्म है, भाजपा जो सनातन धर्म कहती है, वो सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए है। और जितेंद्र आह्वाड जी ने भी यही कहा, पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने भी यही कहा कि इनका धर्म, ये जो रंग, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त हरे रंग को क्यों दोष दिया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में जो देवी माँ होती है उसकी साड़ी भी हरे रंग की ही पहनाई जाती है। दुल्हन होती है उसका जो बैंगल्स होते हैं वो चूड़ियां भी हरे रंग की होती है। पूरे सृष्टि का, पर्यावरण का रंग भी हरा है। तो इसका मतलब ये है कि हरा रंग मुस्लिमों का है, भगवा रंग हिंदुओं का है, नीला रंग दलितों का है। इस तरह से रंग में बंटवारे क्यों कर रहे हो आप लोग? ये बंटवारा करना चाहते पूरा देश का। मुझे ये चाहता है कि मैं हिंदू हूँ, खुद पूजा पाठ किए बगैर मैं घर से नहीं निकलती, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैं किसी धर्म के ऊपर अत्याचार करूं, किसी महिलाओं के ऊपर करूं। लेकिन इनका धर्म जो है ये धर्म का ढोंग है। ये अगर विद्या जी, आपने जो बातें कही वो ठीक है, अपनी तरफ सही है, लेकिन फिर भी गलत बात है। लेकिन फिर भी इस सोच की आड़ में सनातन पर हमला करना भी सही नहीं है, यही बात महसूस की जा रही है। फिलहाल वक्त इतना ही है। सही मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शासन पे हमला इसलिए कि शासन जो, चलिए ये चर्चा यहीं तक रही, लेकिन अब रुख कर लेंगे अगली खबर का। उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बता दें आपको हम क्या दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे बिहार की खबर, उल्टा पड़ा तेजस्वी का दाम। जब भूख सताए एमडीए ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। एमडीए सोयाबीन का चोखा, सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीए सोयाबीन असली प्रोटीन। एमडीए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद खबर बिहार से। तेजस्वी यादव के पास कैसे आए 2 एपिक नंबर्स, ये पूछ रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव की वोटर आईडी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक ही नाम पर 2 अलग अलग एपिक नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। एनडीए नेताओं ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि यह दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की SIR की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? 2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत
किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप। इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दम आलू कैसे बनाए, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा। MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है, अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ, और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। तरह से मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप। आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो टेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। शादी का किचन महक है जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और खबर खेल जगत से, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और निर्णायक मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा है। ताजा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 317 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को पहला झटका तीसरे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले जैक क्रॉली के रूप में लगा। मोहम्मद सिराज उन्हें आउट करके भारत को पहली सफलता दिला सके, और इसके बाद आज इंग्लैंड का दूसरा विकेट 82 के स्कोर पर गिरा। प्रसिद्ध कृष्णा ने बेन डकैट को KL राहुल के हाथों कैच कराया, वे 54 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कप्तान ओली पॉप को LBW आउट किया। इंग्लैंड का चौथा विकेट हैरी ब्रूक के रूप में गिरा, वे 111 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 118 रन बनाए, तो वहीं नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजे गए आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने 5 विकेट लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुदरत का कहर जारी, बात मौसम की।
मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन मैं के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अब ब्रेक के बाद अब बात मौसम की। देश में पहाड़ से मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी और बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने राहत और बचाव कार्य के लिए 11 टीमों का गठन किया है और सभी प्रभारी मंत्रियों से अपने अपने जिलों में रहकर हालात संभालने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम की मुश्किलों के बीच केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। उत्तर प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई है और इसके चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। वाराणसी में शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी आने लगा है। वाराणसी के सभी घाटों पर बाढ़ का पानी आ गया है। वहीं कुछ ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है जो सीधे तौर पर प्रभावित जिलों में जाकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। साथ ही इलाके के बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राहत बचाव के लिए 493 नावें और 4,596 बोट तैनात हैं। क्षेत्र में अब तक 76,632 लंच पैकेट और 6,536 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही क्लोरीन की 1,29,000 टैबलेट्स और ORS के 37,089 पैकेट वितरित किए गए।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 11,248 लोगों को 905 बाढ़ शिविरों में रखा गया है। प्रदेश में 1,193 बाढ़ चौकियां और 757 मेडिकल टीमें तैनात हैं। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को वहां से बाहर निकाल रही हैं। इन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। बनारस की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फाफा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में और अब खबर रूस से, क्योंकि रूस में 30 जुलाई को कमचटका आइलैंड में आए भीषण भूकंप का असर अब भी देश के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है। रविवार को एक बार फिर यहां के कुरील आइलैंड में धरती 7 की तीव्रता के भूकंप से हिल गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सेवेरो कुरील से 121 किलोमीटर पूर्व में 7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 11 बजे आया। भूकंप के बाद कामचटका प्रायद्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी हटा ली गई। पहले टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा गया था कि लहरों की ऊंचाई कम होने की उम्मीद है, लेकिन लोगों को तट से दूर जाने की चेतावनी दी गई थी। भूकंप के बाद कामचटका प्रायद्वीप पर मौजूद क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। कमचटका वोल्केनिक इरप्शन रिस्पांस टीम के मुताबिक 1856 मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी से करीब 6000 मीटर ऊंचाई तक राख का गुबार उठता देखा गया। कमचटका वोल्केनिक इरप्शन रिस्पांस टीम के प्रमुख ओल्गा गुरिना ने IRA नोवोस्ती को बताया कि ये क्रेशेनिनिकोव का 600 वर्षों में पहला विस्फोट है। 30 जुलाई के भूकंप के बाद इस क्षेत्र में 4.4 या उससे अधिक तीव्रता वाले 125 से अधिक झटके महसूस किए गए, जिनमें कम से कम 6 से अधिक तीव्रता के थे। इनमें शुरुआती भूकंप के लगभग 45 मिनट के बाद आया 6.9 की तीव्रता का शक्तिशाली झटका भी शामिल है। और अब दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के भावनगर से कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ये देश का पहला ऐसा संयंत्र है जो किसी बंदरगाह परिसर में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की सराहना की है। दिल्ली विधानसभा परिसर में रविवार को 2 बड़े कदम उठाए गए। अब से दिल्ली विधानसभा में कागज रहित कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा परिसर सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इसके लिए सदन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए थे, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। यूपी के गोंडा में एक दर्दनाक हादसे की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं को ले जा रहा यात्री वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस दूरसंचार के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति बदल गई है, वरना 2017 से पहले भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होती थीं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होता था और पैसे लिए जाते थे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।